अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा आसिम और आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है वो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बदलते रुझान को देख के बता देते हैं कि आने वाले वक्तों में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या नई तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। तो चलिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री की मालूमात में आपके और अपने इजाफा करते हैं उनका इंटरव्यू करके, और अपने शो में वेलकम करते हैं इजाज़ खान को, चेयरमैन ऑफ फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इजाज़ साहब, हमारे उन नाज़रीन के लिए जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से इतने वाकिफ़ नहीं हैं, उनके लिए आप अपना तारुफ थोड़ा करवाएं। मेरा पूरा नाम है जी मुसर्रत एजाज़ ख़ान। मैं गुज़श्ता 42 साल से रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता हूँ। 2016 में एक मुल्क गिर रियल एस्टेट एजेंट का एक हिसाब से माशी कत्ल का बंदोबस्त हुआ, और फिर मैंने ज़रूरत महसूस की कि पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी का एक मुश्तरका प्लेटफार्म होना चाहिए, जिससे हम वफाक में और तमाम लोग पाकिस्तान में अपने मसाइल को हल कर सकें। और मैं एक फ़ेडरेशन का आइडिया लेकर चला, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 अगस्त 2017 इस्लामाबाद क्लब में फ़ेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान का वजूद अमल में आया। आज पाकिस्तान की 28 शहरों के तकरीबन 1 लाख रियल एस्टेट एजेंट फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के बाकायदा तौर पर मेंबर्स हैं। सर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको इतने साल हो गए, तो आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि हर शहर की रियल एस्टेट इंडस्ट्री मुख्तलिफ इशूज़ से दो चार है। तो आपको क्या लगता है इस्लामाबाद की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें क्या मसाइल हैं? देखिए, इस्लामाबाद में रियल एस्टेट एजेंट को सबसे बड़ा मसला उन मुतल्लिका इदारों से होता है जिनके साथ हमारे तमाम ट्रांसफ़र के या घरों के या प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि इन इदारों में जितने कवानीन बनाए जाते हैं उनको इस तरह टर्निंग दी जाती है कि जिसके नतीजे में एक बदयानती का निज़ाम एक माफिया की सूरत में इन इदारों में बन जाता है, और नतीजे के तौर पर वो तमाम मामलात जो एक शख्स मुल्क में प्रॉपर्टी, शहर में प्रॉपर्टी ख़रीदता है, उसका रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ जो काम होना चाहिए उसकी निस्बत वो काम बहुत हद तक ज़हनी अजियत का शिकार होकर चलता है और रिश्वत के दरवाज़े खुलते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट में हर किस्म के लोग शामिल हो जाते हैं जिनका रियल एस्टेट से ताल्लुक़ नहीं। नतीजे के तौर पर वो प्रोफेशनलिज्म भी नहीं रहता रियल एस्टेट में जो होना चाहिए। बिल्कुल सही। इस तरह तो इसीलिए तो शायद रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ इतने मसाइल से दो चार होती हैं। अच्छा सर, कराची में अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ पे वर्टिकल कल्चर बहुत है, अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में हमने ऑब्ज़र्व किया कि अपार्टमेंट्स इतने कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहे, ऐसा क्यों? देखिए, कराची एक बात तो ये है कि तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी है, और कराची के हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो शहर बिल्कुल विदिन शहर रहे। नतीजे के तौर पर वो कंप्रोमाइज़ करते हैं कि जी अपार्टमेंट्स में हमें जगह मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरे नंबर पर एक और मसला ये बन जाता है, सिक्योरिटी का कराची में हमेशा बहुत इशू रहता है। यही वजह है कि लोग बंद बिल्डिंग्स में और अपार्टमेंट्स में ज़्यादा अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे वहाँ पर आपको घर अगर लेना है तो आपको कम से कम 4-5 मुलाजिम चाहिए, लेकिन अपार्टमेंट में एक मुलाजिम के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से गुजारा होता है। ये बहुत सारी वजह हैं कि कराची में लोग पसंद करते हैं कि वो अपार्टमेंट की तरफ जाएं, जबकि इस्लामाबाद में ज़हन में रखिए कि लोग इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के इलाकों से जब इस्लामाबाद आते हैं या गांव से या कस्बों से आते हैं, वो एकड़ों के हिसाब से घरों में रहने के कायल होते हैं और उनका दिल भी लगता है ज़मीन के ऊपर। यही वजह है कि यहाँ पर लोग घरों को, फार्म हाउस और इस किस्म की चीज़ों को पसंद करते हैं बनिस्बत फ़्लैट्स के। यही वजह है कि फ़्लैट अगर हैं भी या कबूलियत भी लेते हैं तो वो जो यूरोपियन क्लास के हों, जो दरमियाने फ़्लैट हैं, वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल सही। सर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है, जिसमें प्रॉपर्टी स्कैम्स, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन। सर, ये जो इश्यूज़ हैं इनसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की जहाँ तक बात है, एक अजीब सी बात है, इंसान के अंदर मुतमईन होने का जज्बा नहीं। ये बात बड़ी अजीब है। जिस शख्स ने 5 मरले का घर बना रहा है उसकी कोशिश होती है कि वो भी 2-3 फुट वायलेशन कर ले। जो कनाल का घर बना रहा है उसकी कोशिश है 5 फुट 7 फुट वायलेशन कर ले। जो 2000 गज़ का घर बना रहा है उसकी ख्वाहिश है 10 फुट वायलेशन कर ले। हम इंसान बड़े अजीब लोग हैं। जो हमें एक जगह हमने ख़रीदी उसके कवायद व ज़वाबित के मुताबिक अपने घर को बनाने की निस्बत
लालच में चीज़ों को बढ़ाते हैं। नतीजे के तौर पर जब हम कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, वायलेशन करेंगे, तो फिर इदारे हमें परेशान करेंगे। सो ये एक बड़ा अजीब काम है। और फिर दूसरे नंबर पर ये है, हर शख्स की ख्वाहिश ये होती है कि वो शहर के वस्त में रहे। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, लोग मिलते हैं, वो नालों में जगह बनानी शुरू कर देते हैं गैर कानूनी तौर पर, वो खुली जगहों पे कब्ज़े करने शुरू कर देते हैं और वो फिर मसाइल हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर हुकूमत को एक ऐसा निज़ाम या एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि अगर शहर से 5 किलोमीटर के फासले पर भी कोई जगह है तो ट्रांसपोर्ट ऐसी हो कि कोई भी शख्स शहर के वस्त में 15 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाए। अगर ऐसा निज़ाम अपनाएंगे तो वायलेशन ख़त्म होकर शहर अच्छे तरीके से फैलेंगे और लोग शहर से ज़रा बाहर भी रहना पसंद करेंगे। सर, आज का जो पाकिस्तान है उसमें आपको क्या लगता है कि रियल स्टेट एजेंट जो है वो कितना महफूज है, उसकी जो इंडस्ट्री है या शोबा है वो कितना तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ उसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से? ये हमारी बदकिस्मती है। इस मुल्क की मईशत चलाने की जो जड़ है ना, वो रियल एस्टेट एजेंट है, बुनियाद रियल एस्टेट एजेंट है, मुल्क की इकानमी का मरकज़ रियल एस्टेट एजेंट है। लेकिन कानूनी तौर पर रियल एस्टेट एजेंट को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। अगर कोई काम करता है और किसी ने उसका मुआवजा, कंसल्टेंसी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, कोई कानून नहीं है कि रियल एस्टेट एजेंट को उसका हक दिलाए। अगर हम कर्ज़ लेना चाहें, हमें कर्ज़ नहीं दिया जाता। हत्ता कि हम एक गाड़ी लोन पर लेना चाहें तो हमें कार लोन नहीं मिलता। हत्ता कि बाज़ बैंक तो ऐसे हैं, वहाँ पर रियल एस्टेट लिखवाएं तो उनको बैंक में अकाउंट नहीं मिलता। जितने रिस्पेक्टेबल क्लब हैं जहाँ वहाँ जब रियल एस्टेट का नाम आता है वो मेंबरशिप नहीं देते, जबकि इस मुल्क की मईशत की बुनियाद रियल एस्टेट एजेंट है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम वो बुनियाद को जो इज़्ज़त देनी चाहिए वो इज़्ज़त हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, इमरान खान साहब ने अब रियलाइज़ कर लिया है कि अगर इस मुल्क की मईशत को चलाना है तो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को चलाना होगा। अभी बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान ने टैक्स और बाकी तमाम मामलात तो बहुत अच्छे तरीके से हल कर दिए। अब फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान रियल एस्टेट के कारोबार और रियल एस्टेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के साथ बैठ रहा है और रियल एस्टेट एजेंट को वही तमाम तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा जो उसका हक है। बिल्कुल सही सर। अभी रिसेंटली जो है इमरान खान ने नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी कि जो भी इन्वेस्टर होगा उससे उसकी ज़रिया आमदन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन 1-2 हफ्ते पहले सुनने में ये आया कि एफबीआर ने नई पॉलिसी रिलीज़ की है, SRR, कि जो भी इन्वेस्टर्स पे उन्हें एजेंट्स को डाउट होगा या कुछ तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे या डील कैंसिल कर सकते हैं। तो सर आपको नहीं लगता ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कि कौन सी पॉलिसी फॉलो की जाए? अगर एक को फॉलो करेंगे तो दूसरी जो है डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। आपका क्या ख्याल है? ये आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया और आप जैसी बाशऊर लड़की से मुझे ऐसे ही किसी सवाल की उम्मीद थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इमरान खान साहब को बिल्कुल 50 लाख घरों के और पाकिस्तान नया पाकिस्तान हाउसिंग 50 लाख घरों की तरफ जा रहा है। और अगर मैं 2 लोगों की तारीफ़ ना करूं नया पाकिस्तान हाउसिंग की तो बड़ी ज़्यादती होगी। एक जनरल अनवर अली हैदर और एक जनरल आमिर असलम। ये वो 2 असहाब हैं जिन्होंने अपने वतन के लिए 24 घंटे के लिए अपने आप को मुख्तस कर लिया, दीवाना वार काम कर रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अभी एक SRO आया है और मैं मजबूरियां समझता हूं ये फाइनेंशियल टास्क फोर्स की तरफ से आया है, क्योंकि वो समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का या टेररिज्म का या करप्शन का पैसा रियल एस्टेट के अंदर पार्क हो रहा है जी। ये एक सख्त कानून था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान PM हाउस में बाकायदा तौर पे FBR फाइनेंशियल टास्क फोर्स और तमाम लोगों के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से बैठी है। और अभी फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान और हुकूमत की एक कमेटी बन रही है जिसमें हमने इस कानून को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि जिससे रियल एस्टेट के अंदर वाकई मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म का पैसा किसी तरह पार्क भी ना हो सके और रियल एस्टेट एजेंट और उसका कारोबार भी महफूज हो। आजकल इस बारे में इंतहाई संजीदगी से मीटिंग्स चल रही हैं। रही बात नया पाकिस्तान हाउसिंग का, तो याद रखिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल नया हाउसिंग प्रोजेक्ट की कामयाबी है। अगर नया हाउसिंग प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो आप समझे इस मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका बहुत बेहतरीन तरीके से एक आसाइश की
اور سکون کی زندگی گزار سکے گا. بالکل, کیونکہ ہر سال جو ہے تقریباً 10 لاکھ گھروں کی شارٹیج دیکھنے میں آتی ہے, تو وہ ساروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. بہت بہت شکریہ سر اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے اور ہمارے شو پہ آنے کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کے چینل کے ساتھ میں کئی سال سے ہوں, اور الحمدللہ جب بھی آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو نمایاں کرتے ہیں جو ریئل اسٹیٹ اور اس ملک کی ایک مجبوری یا ضرورت ہے. سر بالکل, پرائم منسٹر نے بھی یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی, تبھی تو انڈسٹری کا درجہ ملا ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو. سر بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. جی ناظرین, یہ تو تھے اعجاز خان, چیئرمین آف فور, جنہوں نے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بتایا کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کن مسائل سے دوچار ہے, ان کا حل کیا ہے اور کیا اچھی چیزیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں مزید آنے والی ہیں. یہ تو ہم نے ان کا انٹرویو کر کے آپ کی ریئل اسٹیٹ نالج میں اضافہ کیا. اگر آپ ایسی مزید ریئل اسٹیٹ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.